डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं, कल प्रॉब्लम मिस हो गया था यहां से, तो आज मैंने प्रॉब्लम लिख दिया हुआ है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस, दिस वन एंड दिस वन। दो लाइंस हमने लिया है, दोनों स्क्यू लाइंस हैं कि नहीं देख सकते हैं। इनके जो डायरेक्शनल वेक्टर्स हैं, डायरेक्शनल वेक्टर्स दैट मीन जो जो लाइन का जो डायरेक्शन डिसाइड करता है जो वेक्टर, वो डिफरेंट हैं भाई, वो डिफरेंट है। तो अब क्या करोगे, यहां से यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये दोनों जो लाइंस होंगे स्क्यू स्क्यू लाइंस होंगे, और अगर स्क्यू लाइंस है तो हमने कल फॉर्मूला बताया था, या बताया था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस होता है, वो दोनों लाइंस के जो ज्वाइनिंग इंटरसेप्ट होते हैं, जो सेगमेंट होता है उनका इंटरसेप्ट लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो जल्दी, एंड आंसर कमेंट कीजिए चैट सेक्शन में। एवरीवन जल्दी जल्दी। ट्राई कर रहे हो आप लोग कि मुझे करना पड़ेगा? ओके चलिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था भाई। क्या होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला इस केस में? मॉड ऑफ A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हमने कल देखा हुआ था भाई, कैसे आया था ये भी हमने बताया था, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, निकाल लेंगे A2 माइनस A1। यहां से जो A1 होगा, ये क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, 1 2 3, ये A1 हुआ। और A2 क्या होगा, -1 -2 एंड 3, ये 3 हो जाएगा। और ये तो B1 B2 B3 के ये कंपोनेंट हैं। तो यहां से हम ऊपर वाला पार्ट निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट क्या हो, A2 माइनस A1, -1 -1, ये -2 हो जाएगा, ये -2 -2 -4 हो जाएगा, एंड 3 - 3 इज गोइंग टू बी 0। B1 B2 B3 कौन सा है, 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 1 3 2, 1 3 2। इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लीजिए। 2/7, सभी का आंसर आ रहा है क्या, 2/7, ठीक है। और B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, B1 क्रॉस B2 कैसे मिलेगा, तो B1 क्रॉस B2 जो होगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ I J K। B1 के कंपोनेंट हैं 1 2 3, 1 3 2, ये हमको मिल गया। I के साथ ये 4 -9 -5 हो जाएगा, -J, ये क्या हो जाएगा, ये डिलीट ये डिलीट, ये 2 - 3 -1 हो जाएगा, और प्लस K, ये हो जाएगा, ये और ये डिलीट, 3 - 2 1 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया -5 I कैप माइनस माइनस प्लस J कैप और प्लस K कैप। तो इसका जो मॉड हो जाएगा वो हो जाएगा 25 26 27, तो डिवाइडेड बाई √27, √27।
उसकी वैल्यू कितनी है? ये 3/7 किसी का आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ये, और ये डिलीट हो गया 4 माइनस 9, 4 माइनस 9, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया 4 टाइम्स ऑफ ये, और ये डिलीट 2 माइनस 3 -1, और प्लस ये तो 0 हो गया, यानी कि यहां से मिला -5 और -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10, 10 -4 ये हो गया 6। तो 6/√27 आ रहा है, 6/√27, तो √27 ही आएगा ना। 6/√27 ये आंसर होगा भाई। गलत आंसर आ रहा है आप लोग का। क्लियर है सभी को? क्लियर है भाई? यही होता है ना, ये A2-7, तो ये हमने निकाल लिया A2-7। ये वाले कंपोनेंट्स लिखने में तो गलती नहीं हुआ आपसे, कि मैंने गलती किया है? -2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 9, 4 माइनस 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये डिलीट 2 और -3, 2 - 3 -1 हुआ, तो ये -1 यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 -4 6, 6/√27, तो 6/√27 को कितना आप लिख सकते हो? ये 3√3 हो जाएगा, 2/√3 ये आंसर होगा। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है सभी को? 2/√3, दिस वुड बी द आंसर। रिप्लाई कीजिए भगवती। अभिनव, ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना था। हमने कल देखा हुआ था, या अगर यहाँ पे निगेटिव आता ना, ये वाला वैल्यू निगेटिव आता, तो एक हमें मॉड लेना पड़ता, क्योंकि लेंथ निगेटिव नहीं होना चाहिए भाई, तो मॉड ले लेते, पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से -5 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 10, और ये -4 6 आ रहा है, तो 6/√27 ये होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, दो लाइन का, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, ठीक है, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 करा सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन 0 है, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगे? दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे। ठीक है, लेकिन अगर साथ ही साथ ये पूछ दिया जाए कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ ये कंफर्म करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आना सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म करेगा कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, बट वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप नहीं निकाल पाओगे। तो कैसे उसको करेंगे ये देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास पहला कोई लाइन है, वो है x - x1 बाई a1 a2 ले लेते हैं, a1 इक्वल्स टू y - y1 बाई a2 इक्वल्स टू z - z1 बाई a3, एंड दिस इज समथिंग लेमडा, पैरामीटर लेमडा। और जो दूसरा लाइन है वो इस टाइप का है, x - x2 बाई b1 इक्वल्स टू y - y2 बाई b2 इक्वल्स टू z - z2 बाई b3, दिस इज समथिंग पैरामीटर म्यू। ठीक है, कोई दूसरा पैरामीटर हमने यूज कर लिया, म्यू है। ठीक है, अब ये दोनों का, दैट मीन्स ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, ये दो लाइन है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, L1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज L2 इक्वल्स टू 0, ये दो लाइन है। ठीक है भाई, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि एनी पॉइंट, ये एनी पॉइंट का मतलब कोई भी जनरल पॉइंट लिखेंगे। जनरल पॉइंट यहां पर क्या था, दोनों लाइन पे हमने जो जनरल पॉइंट लिया था वो कार्टेशियन के फॉर्म में अगर हम बात करें तो एक्स वाई जेड लिया था हमने, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर आर जो था वो जनरल पॉइंट था। तो अभी हमने कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को लिया हुआ है। तो इसका देखिए, अगर हम x की बात करें तो अगर हम कहेंगे x माइनस एक्स वन बाई ए वन की जो वैल्यू होगी, दिस इज समथिंग लाइक लेमडा। तो हम यहां से x कहेंगे कि x1 की वैल्यू x1 प्लस a1 लेमडा के बराबर होगा, a1 लेमडा के बराबर। ठीक है, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू होगी ये y1 प्लस a2 लेमडा के बराबर होगी, एंड z की वैल्यू जो होगी वो z1 प्लस a3 लेमडा के बराबर होगा। ये हमने क्या लिखा है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन L1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, L1 यानी पहले लाइन पर हमने क्या किया है, कोई भी एक पॉइंट लिया हुआ है, कोई भी पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट का मतलब जनरल पॉइंट हम कंसीडर करना चाहते हैं जो कि एक्स वाई जेड से हमें मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू हमने ये ले लिया कि एक्स, देखिए भाई ये वैल्यू जो है लेमडा के बराबर है तो यहां से एक्स आ जाएगा, ये वैल्यू भी लेमडा के बराबर है तो यहां से वाई आ गया, और ये वैल्यू भी लेमडा के बराबर है तो यहां से जेड आ गया। ये पहले लाइन का जनरल कोऑर्डिनेट हुआ। दूसरे लाइन का जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन L2, यहां पे इसके नीचे लिख लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन L2, एनी पॉइंट ऑन द लाइन L2 इक्वल्स टू 0। दूसरे लाइन पर कोई भी पॉइंट लिखना चाहते हैं तो यहां से हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमारा x2 प्लस b1 म्यू आ जाएगा, y की वैल्यू जो होगा y2 प्लस b2 म्यू हो जाएगा, और z की जो वैल्यू होगी z2 प्लस b3 म्यू हो जाएगा। ये होना चाहिए भाई। ठीक है, अब यानी कि इस लाइन पर, ये L1 लाइन पर ये कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए कहीं पर यहां पर हो, और L2 लाइन पर यहां पर कोई मान लीजिए पॉइंट रहा हो, ये जनरल पॉइंट है, ये कहीं भी वेरी कर सकता है। अब कह रहा है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पहले लाइन का जो x कोऑर्डिनेट होगा दूसरे लाइन के x, यानी कि दोनों जो ये x y z जो हैं वो कॉन्साइड कर जाएंगे भाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये x y z क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि पहला वाला जो पैरामीटर होगा, यानी पहला वाला जो x कंपोनेंट होगा दूसरे वाले लाइन के x कंपोनेंट के बराबर होगा, पहले वाले का y कंपोनेंट दूसरे वाले लाइन के y कंपोनेंट के बराबर होगा, और पहले वाले लाइन का z कंपोनेंट दूसरे वाले लाइन के z कंपोनेंट के बराबर होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कहेंगे कि x1 प्लस a1 लेमडा इक्वल्स टू x2 प्लस क्या हो जाएगा, यहां से b1 म्यू के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा y1 प्लस a2 लेमडा की जो वैल्यू होगी वो y2 प्लस b2 म्यू के बराबर होगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और z1 प्लस a3 लेमडा की वैल्यू z2 प्लस b3 म्यू के बराबर होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये कॉन्साइड कर जाएंगे। तो अब देखिए, तो यहां पर क्या क्या गिवन रहेगा, ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये तो गिवन रहेगा भाई, बिकॉज ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, और यहां से x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 y2 z2 ये सभी कंपोनेंट्स क्या है, दिए हुए हैं।
तो आपको वैल्यू यहां से किसका फाइंड आउट करना होगा, लेमडा और म्यू का। तो देखिए, तो दो अननोन है, कौन कौन सा अननोन है, लेमडा एंड म्यू, दो अननोन है। लेकिन आपके पास इक्वेशन 3 है, 3 इक्वेशंस है। आप क्या करेंगे, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लेमडा और म्यू ऑब्टेन कीजिए, और उस लेमडा और म्यू को तीसरे वाले इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट करके देखिए। अगर वो लेमडा और म्यू तीसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ये क्लियर है सभी को? राइट, यस और नो? गुड। तो अभी क्वेश्चन से करेंगे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, एक बात लिखेंगे, लिख लीजिए कि सॉल्व लिख सकते हैं यहां पे, सॉल्व जो अभी हमने ओरली बोला इसको, सॉल्व एनी टू ऑफ द थ्री, टू ऑफ द थ्री given equations, three given equations and obtain the value of lambda and mu। ठीक है, किसी दो से लेमडा और म्यू की, if this value of lambda and mu satisfies satisfy कर लिए, satisfy the third equation, then the two lines are intersecting, two lines are intersecting, तब ये दो लाइन क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा यहां इसका डिटेल है। तो क्या करेंगे, जब भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो या चेक करना हो, क्या करेंगे, जल्दी से उनका जनरल पॉइंट लिखेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को कॉन्साइड करा के तीन इक्वेशन बनाएंगे, किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लेमडा और म्यू फाइंड आउट करेंगे, उस लेमडा और म्यू को रेस्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो अगर वो रेस्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और उसी लेमडा और म्यू की वैल्यू रख देंगे तो हम यहां से कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड भी फाइंड आउट कर सकते थे, तो हमें यहां से लेमडा और म्यू भी ऑब्टेन होगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ intersection of the lines क्या है, x माइनस टू अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 3 समथिंग लेमडा। अगर लेमडा नहीं दिया रहे तो आप भी कुछ वेरिएबल मान लोगे। दिस इज द फर्स्ट वन लाइन, एंड L2 इक्वल्स टू, ये क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 बाई 1 अपॉन इक्वल्स टू y प्लस 1 बाई 4 इक्वल्स टू z बाई 5 इक्वल्स टू समथिंग म्यू। ठीक है, ये दो लाइन आपको दिए गए हैं, इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। चलिए जल्दी से कीजिए। तो
ट्राई कर रहे हो आप लोग? अभिनव, मोहन, कुंदन, भगवती। देखिए, पहले लाइन का कोई भी पॉइंट अगर आप लिखना चाहोगे तो हम देखिए कोऑर्डिनेट वाइज लिखते हैं। यहां से 1 चला जाएगा 2 उधर प्लस में, 2 प्लस लेमडा, 2 प्लस लेमडा पहला वाला हो जाएगा। दूसरा 3 प्लस 2 लेमडा, 3 प्लस 2 लेमडा। और तीसरा हमें मिलेगा 5 प्लस 3 लेमडा, 5 प्लस 3 लेमडा। ये पहले वाले लाइन का जनरल पॉइंट है भाई, कोई भी जनरल पॉइंट है। हाँ, तो वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। कोऑर्डिनेट उस लेमडा और म्यू को किसी एक में रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे लाइन का कोऑर्डिनेट जो हमें मिलेगा जनरल कोऑर्डिनेट 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू। दूसरा हो जाएगा -1 प्लस 4 म्यू। और तीसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 म्यू। ठीक है भाई। और अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल के लिए क्या करेंगे आप? 2 प्लस लेमडा की जो वैल्यू है 1 प्लस म्यू के बराबर करोगे, ये पहला इक्वेशन मिलेगा। दूसरा इक्वेशन 3 प्लस 2 लेमडा की जो वैल्यू है वो -1 प्लस 4 म्यू के बराबर करोगे, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। और तीसरा इक्वेशन 5 प्लस 3 लेमडा की जो वैल्यू है वो 5 म्यू के बराबर होगी, ये तीसरा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी निकाल सकते हैं जब दोनों इंटरसेक्टिंग हो भाई। तो ये चेक भी करना होगा आपको। तो किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। किसको किसको सॉल्व कर ले? इसको और इसको। क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहले वाले को हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। 2 प्लस लेमडा माइनस म्यू की जो वैल्यू है इस साइड, लेमडा माइनस म्यू की जो वैल्यू होगी वो इस साइड चला गया, -1 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करेंगे तो यहां से दूसरे वाले इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके लिखिए। 3 प्लस 2 लेमडा यानी कि 2 लेमडा -4 म्यू की जो वैल्यू होगी, ये -1 और ये -3 -4 हो जाएगा। तो -2 से डिवाइड कर लेते 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमें मिल गया लेमडा -2 म्यू की जो वैल्यू -2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस लेमडा प्लस लेमडा कैंसिल, हमें क्या मिलेगा? म्यू, म्यू की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1। म्यू की वैल्यू 1 आ रहा है ना, आप उल्टा बता रहे हो। हम म्यू की वैल्यू 1 सही है। म्यू की वैल्यू 1 मिल गया तो म्यू की जगह पे कहां पे रख दोगे? किससे कंपेयर किए? दूसरा इक्वेशन। म्यू की वैल्यू 1 है तो लेमडा की वैल्यू 0 हो गया, लेमडा की वैल्यू 0 सही है। अब म्यू इक्वल्स टू 1 और लेमडा इक्वल्स टू 0 तीसरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं उसको देख लेते हैं। म्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे 5 आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 5 प्लस 0 यानी 5 इक्वल्स टू 5 तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब इसी लेमडा यानी कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, और अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो किसी एक में वैल्यू, ये जनरल कोऑर्डिनेट ये थे भाई और ये थे, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1 रख दीजिए, लेमडा की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्या मिल जाएगा हमें? 2, 3, 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? 2, 3, 5।
हाँ, भगवती ने सही आंसर दिया, अभिनव ने भी। जितने लोगों ने आंसर नहीं दिया, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? एवरीवन प्लीज। गुड। अब देखिए, प्लेन के बारे में डिस्कशन, लाइन यहीं तक था भाई। लाइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहीं तक है। घुमा घुमा कर किस तरह से पूछा जाएगा, तो अब प्लेन वाला कॉन्सेप्ट आने लगेगा भाई। इसलिए प्लेन का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन विल टॉक अबाउट मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड द प्लेन, ठीक है? लेकिन वो नेक्स्ट क्लास से हो पाएगा। तो आज प्लेन के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। प्लेन का इक्वेशन क्या क्या गिवन रहेगा, तो आप फाइंड आउट करेंगे। प्लेन, ठीक है? प्लेन, तो देखिए प्लेन के बारे में पहला डिस्कशन कि आप मतलब देखिए क्या क्या दिए रहेगा कि एक पॉइंट से पास कर रहा होगा कोई, एक प्लेन होगा। सपोज कीजिए ये एक प्लेन है, बोर्ड वाला ही प्लेन मान के चलिए, ठीक है? उसमें ये किसी दो वेक्टर के पैरेलल होगा और किसी एक पॉइंट से ये पास कर रहा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? दैट मीन्स इक्वेशन of a plane passing through पॉइंट जो है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, तो पॉइंट ए एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स बी एंड सी, ठीक है? तो ये पहला फॉर्म है, ठीक है? फॉर्म क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स बी एंड सी। सपोज कीजिए कि इस तरह का कोई एक प्लेन है जहां पर ये जो प्लेन है ये दो वेक्टर के पैरेलल में है, इनके पैरेलल दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है? अब ये पैरेलल वेक्टर या तो प्लेन के अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है भाई, ठीक है? लेकिन इस प्लेन के पैरेलल में ही ये वेक्टर्स हैं। और ये जो है प्लेन किसी एक पॉइंट से, सपोज कीजिए कि अगर ये बोर्ड क्या है, बोर्ड एक प्लेन है, तो अगर इस बोर्ड में हमने दो लाइंस ड्रॉ कर लिए कहीं पर, ठीक है? तो इसका मतलब जो डायरेक्शनल वेक्टर होगा उनके पैरेलल हो जाएगा, ये लाइन डायरेक्शनल वेक्टर के पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा बोर्ड जो प्लेन है ये दो वेक्टर्स के पैरेलल होंगे। अब देखिए बोर्ड इस तरह का है भाई, तो हम आप कहेंगे कि भाई दो अगर ये बोर्ड है या अगर ये प्लेन है, तो ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये दोनों का डायरेक्शनल वेक्टर सेम हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम इस तरह का वेक्टर भी प्लॉट करेंगे तो ये भी इस प्लेन के पैरेलल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन कैसा है, स्क्वायर टाइप का है ना भाई, तो ये वेक्टर भी इस प्लेन के पैरेलल होगा। तो हम ये बोल नहीं सकते हैं कि अगर दो वेक्टर अगर प्लेन के पैरेलल होंगे तो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ये स्टेटमेंट कि अगर कोई दो वेक्टर हमने बोला है कि अगर प्लेन के पैरेलल हैं, तो ये आप कतई नहीं बोल सकते हो कि ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे, क्योंकि ये प्लेन का पैरेलल वेक्टर इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, दैट डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द प्लेन। ये अभी हम तो एक जनरल प्लेन आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसा है, स्क्वायर टाइप का है, लेकिन जिस प्लेन को हमें फाइंड आउट करना है वो कोई स्क्वायर ही हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो वो किसी भी तरह का दो वेक्टर हो सकता है जिनके ये पैरेलल हो सकता है। सपोज कीजिए आपको जो प्लेन फाइंड आउट करना है वो कुछ ऐसा है, तो एक पैरेलल वेक्टर ये हो सकता है, दूसरा पैरेलल वेक्टर ये हो सकता है, तो किसी भी तरह का हो सकता है भाई, ठीक है? हमने जनरल आपको एक शेप दिखा दिया कि ये एक प्लेन है
जिसके पैरेलल में दो वेक्टर हैं बी एंड सी, और ये जो प्लेन होगा किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, ठीक है। अब आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है या लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है, आप एक जनरल पॉइंट वहां पे कंसीडर जरूर करते हो। तो हम यहाँ पे एक जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे, जिसको अगर वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखकर दिखाएंगे, लेकिन ये पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो आर भी एक पॉइंट होगा, आर भी क्या होगा, एक पॉइंट होगा। उस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये वेक्टर आर माइनस ए एक वेक्टर मिल जाएगा, आर माइनस ए एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है भाई। अभी एक सिर्फ पॉइंट नहीं होगा, आर माइनस ए ये एक वेक्टर होगा जो इस प्लेन में लाई करेगा। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये जो आर माइनस ए वेक्टर और वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये सभी इस प्लेन में ही लाई करेंगे। इस तरह से बोल सकते हैं कि वेक्टर आर माइनस ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लाइज ऑन दिस रिक्वायर्ड प्लेन। जिस प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है उस प्लेन पर ही लाई करेंगे। ये क्लियर है क्या सभी को? ये क्लियर है सभी को कि भाई ये तीनों वेक्टर अब जो हैं इस प्लेन में ही लाई करेंगे, ठीक है। और अगर इस प्लेन में लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि 3 वेक्टर्स को प्लेनर होते हैं, तो कंडीशन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि लेट आर बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड प्लेन, ऑन द रिक्वायर्ड प्लेन। और जब इस तरह से बात हम बोल सकते हैं, देन वी कैन से कि आर माइनस ए, वेक्टर आर माइनस ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लाइज ऑन द प्लेन। क्या होगा, लाई ऑन द प्लेन, प्लेन पर लाई करेगा। दैट मीन्स दीज 3 वेक्टर्स आर माइनस ए, दैट मीन्स इट मीन्स दैट R minus A, vector B and C are कोप्लेनर। ये सभी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। और अगर कोप्लेनर होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दैट मीन्स R माइनस A डॉट वेक्टर B क्रॉस C, दिस शुड बी 0। ये 0 होना चाहिए भाई। या इन अनदर वर्ड्स वी कैन से वेक्टर आर माइनस ए, बी एंड सी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। इसका क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। इस तरह से भी आप लिख सकते थे। तो आर माइनस ए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आर के साथ पहले डॉट लगेगा, आर डॉट बी क्रॉस सी माइनस साइन, यहां से हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसका साइड चेंज हो जाएगा, तो हम यहां पे से बोल सकते हैं कि बॉक्स ऑफ आर बी सी, आर बी सी ये इस साइड चला जाएगा, इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा व्हेन इट passes through a given point A and parallel to 2 given vectors B and C। तो इस तरह से, तो देखिए जो वेक्टर B एंड C क्या है, पैरेलल है, वो R के साथ आया हुआ है और फिर A के साथ अलग सा, तो ये एक रियल नंबर होगा, ये आपको एक रियल नंबर देगा और यहां से इक्वेशन मिलेगा वेरिएबल के फॉर्म में। क्लियर है क्या? ये कैसे आ रहा है, क्लियर है, गुड। अब यहां से हम एक चीज और कह सकते हैं, अब हम कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, ये क्या है, ये इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कैसा होगा भाई, तो ये देख लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें बताना पड़ेगा कि क्या है। तो कार्टेशियन फॉर्म में आर को हम लिखेंगे एक्स आई कैप इन कार्टेशियन फॉर्म, कहां लिख दें
जो दिखाई दे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या ये वाला, कि लाइट आ रहा है वहां से? ये दिख रहा है सभी को, विजिबल होगा यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म के लिए इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, ये वेक्टर r जो होगा वो सिंपली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। वेक्टर a जो है वो पॉइंट था, तो पॉइंट को हमने बोला था कि हमेशा x1 y1 z1 से इंडिकेट कीजिएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप हो जाएगा। वेक्टर b जो होगा वो सिंपली इस तरह से लिख लीजिएगा, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और वेक्टर c जो होगा उसको लिख लीजिए c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, c3 k कैप। अब यहां पे हमने बताया कि बॉक्स आरबी, ये वाला जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है r माइनस ए बी सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। तो अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे आप, तो पहले रो में पहले वाले वेक्टर को लिखते हो, दूसरे रो में दूसरे वाले वेक्टर को, तीसरे रो में तीसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिखते हो। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r माइनस ए का x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन हो जाएगा, लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या हो जाएगा, r माइनस ए का डॉट हो जाएगा b क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। तो r माइनस ए का मतलब x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 का कंपोनेंट पहले वाले रो में, दूसरे वाले रो में दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट, और वो है b1 b2 b3, और तीसरे वाले कंपोनेंट है c1 c2 c3, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये कार्टेशियन में इनका इक्वेशन हो गया, किससे, x1 y1 z1 से पास कर रहा था, और जो पैरेलल वाले वेक्टर्स थे उनके डायरेक्शन रेशियोज b1 b2 b3 c1 c2 c3 है भाई। सभी को क्लियर होना चाहिए भाई। जिसका इसका जो हमने एल्जेब्रा वाला पार्ट पढ़ा था, वहां का पार्ट अगर सभी का क्लियर होगा तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नया चीज नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन है उस वाले पार्ट का, एप्लीकेशन वाले पार्ट का। ठीक है भाई, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन मिला कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। यहां पे क्या था कि एक पॉइंट से पास कर रहा था और दो वेक्टर के पैरेलल था। अब हम दूसरा देखेंगे कि दो पॉइंट से पास करेगा, दो पॉइंट से पास करेगा प्लेन, और एक वेक्टर के पैरेलल होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां से इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through two points कौन कौन सा टू पॉइंट्स भाई, वेक्टर a एंड b, यानी पॉइंट a एंड b, एंड पास एंड पैरेलल टू वेक्टर c, किसी वेक्टर c के पैरेलल हो। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा कंडीशन है कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में कोई एक पैरेलल वेक्टर ये हो गया जो हमने c लिया हुआ है। यहां पर सपोज कीजिए कि कोई एक पॉइंट है a और यहां पर कोई पॉइंट है b, ये इन दो पॉइंट से पास कर रहा है ये प्लेन। ठीक है, अब हमें फिर से क्या लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है। क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि एक जनरल कोऑर्डिनेट लेना होगा भाई। जनरल कोऑर्डिनेट r ले लिया हमने। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स हैं,
वेक्टर बनाने के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, इसको इससे ज्वाइन कर ले रहे हैं और इसको इससे ज्वाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। आर माइनस, किसी का ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि आर को सर दोनों से क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन तक वेट कीजिए, लास्टली जब इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो आप लोग इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि आर से ज्वाइन कर सकते थे, ए को बी से ज्वाइन कर सकते थे, ये दो पॉसिबिलिटी था। अभी हमने पहला पॉसिबिलिटी लिया है कि आर को ए से ज्वाइन कर लिया है और ए को बी से ज्वाइन कर लिया है, जिससे ये वेक्टर्स हो जाएं, ये क्या हो जाए, वेक्टर्स हो जाए। पॉइंट से हमने क्या कर लिया, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जिसका एक लेंथ होगा और प्रॉपर डायरेक्शन होगा। क्लियर है भाई, ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये जो मैंने बताया कि आर को ए से और ए को बी से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, आर को बी से भी ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है, तो वो क्या होगा एक्स्ट्रा, वो कोई अलग नहीं, वो भी कर सकते हो आप, वो भी कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या करेंगे यहां पे बताओ तो, इसका इक्वेशन लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, चैट सेक्शन में कमेंट कीजिए भाई, इसके पहले वाला जैसा ही है। कमेंट कीजिए जल्दी। अभी तक आंसर नहीं आया भाई किसी का। कोप्लेनर के रिगार्डिंग ही सोचेंगे, ठीक है, कौन कौन से वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे यहां पे। वेल डन, सही है कुंदन, हाँ, तीन वेक्टर का कोप्लेनर वाला कॉन्सेप्ट फिर यूज करेंगे। अब यहां से हम ब्लाइंडली बोल सकते हैं कि वेक्टर आर माइनस ए, वेक्टर बी माइनस ए एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। इस केस में ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि आर माइनस ए का डॉट करा दिया हमने किसके साथ, इस तरह से ले लेते हैं, बी माइनस ए का क्रॉस करा लिया वेक्टर सी के साथ, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, सही है, ठीक है। तो आर माइनस, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आर माइनस ए का डॉट ले लिया यहां पर, यहां पे देखिए बी क्रॉस सी पहले मिलेगा क्या, बी क्रॉस सी, और फिर माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा क्या, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको क्या कर लिया हमने, सॉल्व कर लिया, ए क्रॉस सी, ठीक है। तब यहां से अब इस आर के साथ ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, आर के साथ, तो देखिए क्या क्या हो सकता है। आर के साथ देखिए, आर डॉट बी क्रॉस सी होगा पहला, तो ये हो जाएगा आर डॉट बी क्रॉस सी, आर डॉट बी क्रॉस सी। दूसरा आर डॉट ए क्रॉस सी, माइनस साइन के साथ, माइनस आर डॉट ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, फिर यहां से माइनस साइन, माइनस साइन, ये ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये वाला क्या होगा भाई, देखिए ए डॉट, यहां से ए डॉट, यहां से ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी जो वेक्टर होगा ए और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो इस ए के साथ डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वेक्टर प्लस 0 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये आर बी सी, इसको अगर हम लिखेंगे तो वेक्टर आर बी सी माइनस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आर ए सी, and this equals to scalar product of a b c, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म हो गया इक्वेशन का। इन कार्टेशियन फॉर्म
इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए भाई आर, तो आर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। और वेक्टर ए जो है वो पॉइंट है भाई, ए और बी पॉइंट्स हैं, तो x1 y1 z1 के फॉर्म में होने चाहिए। तो ये x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप होगा। और वेक्टर बी जो होगा वो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप हो जाएगा। और वेक्टर सी को किसी भी फॉर्म में लिख लो, c1 c2 c3 के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, तो वेक्टर सी जो है हमने ये ले लिया, वेक्टर सी जो होगा वो c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। ध्यान रहे ये पॉइंट नहीं है, ये पैरेलल का वेक्टर है भाई, प्लेन के पैरेलल का वेक्टर है। अब देखिए यहां से अगर हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, पहले वाले रो में इसके कंपोनेंट होंगे, दूसरे वाले रो में इसके कंपोनेंट होंगे, और तीसरे वाले रो में इसके कंपोनेंट होंगे। तो अगर हम इक्वेशन लिखे कार्टेशियन फॉर्म में, तो इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, ये हो जाएगा, देखिए x माइनस x1, ये देखिए r माइनस a का कंपोनेंट लिखना है पहले वाले रो में, x माइनस x1, y माइनस y1, और ये हो जाएगा z माइनस z1। दूसरे वाले रो में b माइनस a का कंपोनेंट, b माइनस a क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और तीसरे वाले में c1 c2 c3, दिस इक्वल्स टू 0। आ रहा है समझ में? अब देखिए किसी ने अगर B को A को B से ना ज्वाइन करके R को B से ज्वाइन किया होता, हमने बताया था ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, कि भाई आपको A और B दिया हुआ था, आपको क्या दिया हुआ था, A और B दिया हुआ था कहीं पर, हमने बोला कि A को B को हमने ज्वाइन कर दिया था, R यहां पे था तो R को इससे ज्वाइन किया था। अगर आपका मन था कि R को B से ज्वाइन कर देते हैं तो R A और R B वाला तो आपको मिलता R माइनस A, और दूसरा मिलता R माइनस B, और तीसरा C तो था ही भाई, वो कोप्लेनर होते हैं। तो देखिए, तो अगर यहां से आप ये करोगे कि R2 चेंज टू R2 माइनस R1 कर ले रहे हो, तो देखिए ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पहले वाले में x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, और दूसरे में मिल गया, क्या मिल जाएगा, x माइनस x2 मिल जाएगा, y माइनस y2 मिल जाएगा, और z माइनस z2 मिल जाएगा। तो अगर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओगे तो R को B से ज्वाइन करने वाला लाइन भी आपको ऑब्टेन हो जा रहा है। तो आप या तो यहाँ पे 2 बार वेरिएबल आएगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू आएगा, तो ये वाला फॉर्म ज्यादा इजी होता है, इसलिए हमने A को B से ज्वाइन करना ज्यादा बेटर समझा। समझ में आया क्या आपको? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? कि भाई यहाँ पे R को दोनों से ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन R को दोनों से ज्वाइन करेंगे तो ये वाला फॉर्म ऑब्टेन होगा हमें, तो इस वाले फॉर्म में x 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो भाई वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए x यहीं पर है, और यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 भी एक रियल नंबर है और x1 भी रियल नंबर है, तो ये सभी रियल नंबर्स मिलेंगे, तो ये इसका कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगा, इसलिए a को b से 2 फिक्स्ड पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है हमने वहां पे, ठीक है भाई। बाकी अब चाहे तो R को B से ज्वाइन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे डिटरमिनेंट का तो ऑब्टेन हो जाएगा, जैसा वहां पे भी दिख रहा है पॉसिबिलिटी, वैसा इस पॉसिबिलिटी यहां पर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाकर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये दो जो फॉर्म है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में तीसरा फॉर्म जो मैं लिखाने जा रहा हूं, यहाँ पे अभी आपने देखा कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 गिवन वेक्टर्स। दूसरा फॉर्म हमने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन
passing through two different points and parallel to one given vector. और तीसरा हम पढ़ेंगे equation of a line, sorry, equation of a plane passing through three different points. तो अगर 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो नॉन को लीनियर होने चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर एक लाइन पर 3 पॉइंट ले लेंगे तो इससे आप एक प्लेन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, प्लेन तभी कंस्ट्रक्ट होगा जब ये तीसरा पॉइंट इस लाइन के कहीं पर और हो. इस लाइन से अगर ऐसा होगा तो इनसे ये वाला प्लेन कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे हम लोग. ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली जो तीनों पॉइंट्स होंगे दैट शुड बी नॉन को लीनियर. ठीक है, तो थर्ड जो फॉर्म होगा प्लेन का वो होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू या थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. 3 कॉन्सेप्ट यही होगा भाई, कॉन्सेप्ट यही होगा. इक्वेशन लिखने वाला पार्ट काफी इजी होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं सीधे फॉर्म सब लिखवा दे रहा हूं, आसानी से कर लोगे. दिखा ये फॉर्म यूज नहीं करने आएगा क्या? तो इक्वेशन लिखना काफी इजी पार्ट होता है, इसलिए भी मैं स्किप कर रहा हूं उसको, लेकिन लिखते चलेंगे जब क्वेश्चन करेंगे. तो नाउ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन through 3 non-collinear points. 3 non-collinear points. ठीक है, कार्टेजियन और पैरामेट्रिक दोनों फॉर्म में, कार्टेजियन और वेक्टर दोनों फॉर्म में देखेंगे हम इसे. सपोज कीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट है A, यहां पर कोई पॉइंट है B, यहां पर कोई पॉइंट है C. ठीक है, इसको यहां पे कर लीजिए. तो कहीं पर एक पॉइंट P ले लेते हैं भाई जनरल कोऑर्डिनेट, तो दैट शुड बी R. क्या होना चाहिए? R होना चाहिए. अब इस R से सभी को ज्वाइन कर, R को A से ज्वाइन कर दिया हमने, R को A से ज्वाइन कर दिया या A को R से ज्वाइन कर दिया, इस तरह से. अब क्या करेंगे? सभी को A से ज्वाइन कर लीजिए, A को फिक्स करके सभी को A से ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो वेक्टर हो जाएगा R माइनस A, दूसरा वाला हो जाएगा B माइनस A, और तीसरा वाला हो जाएगा C माइनस A. और भी जितनी पॉसिबिलिटी थी वो डिटर्मिनेंट के थ्रू आ जाएगा भाई. ठीक है, तो आप किसी को किससे से ज्वाइन कर लोगे फर्क नहीं पड़ेगा आपके फाइनल आंसर पे, लेकिन हाँ ये वाला पार्ट करोगे तो कैलकुलेशन इजी होगा, इसलिए मैंने A को फिक्स करके सभी R, B और A और C से A को ज्वाइन कर दिया गया है. तो हम कह सकते हैं कि R माइनस A कॉमा B माइनस A एंड C माइनस A आर कोप्लेनर. अगर जो प्लेन कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो उसी प्लेन में होगा तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि R माइनस A का डॉट होना चाहिए किसके साथ? B माइनस A क्रॉस C माइनस A के साथ, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. ये 0 होना चाहिए. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, R माइनस A को यहीं पे रख लेते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं भाई, इतना पर ही छोड़ देते हैं. ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख देते हैं सीधे. कोई दिक्कत होगा क्या? इसको सिंप्लीफाई करके अलग अलग बॉक्सेज में लिखना जरूरी है? यहां तक समझ जाओगे? राइट, यस और नो? ठीक है, तो यहां समझ, इसका सीधे इसका कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आप देख रहे हो बॉक्स वाले में भाई बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म इसका ज्यादा इजी होता है, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं. इन
कार्टेजियन फॉर्म में यहाँ पे सभी पॉइंट्स है भाई, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 इस फॉर्म में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यानी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो पॉइंट्स हमारा सिंपली कोऑर्डिनेट फॉर्म में होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। a जो होगा वो सिंपली x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। b जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और वेक्टर c जो हो जाएगा x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप के फॉर्म में होगा। तो यहां से इक्वेशन ऑफ अ प्लेन डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। देखिए पहले वाले रो में पहले वाले कंपोनेंट होने चाहिए r माइनस ए के कंपोनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। दूसरे वाले में होना चाहिए b माइनस ए के कंपोनेंट x2 माइनस x1 से मिल जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और तीसरे वाले में होगा c माइनस ए यानी x3 माइनस x1 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। यहां से जो जो और भी पॉसिबिलिटी मिलता कि हम c को b से ज्वाइन कर सकते थे, b को r से ज्वाइन कर सकते, वो सब यहां से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्म था इसका। ये वाला फॉर्म एनसीईआरटी में पढ़ना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्म पढ़ना है। तो जो पहले वाले दो फॉर्म थे वो जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्म है, उसको ध्यान में रखेंगे कैसे करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम है भाई, कॉन्सेप्ट सबका क्या है, सेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आएगा, ध्यान रहे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म अब होगा। यहां से क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेगा और जेई के भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका आइडिया थोड़ा सा ब्रॉड है इसलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू अ पॉइंट एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पूरा नहीं रेज करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू a point A and its normal vector is n। ठीक है, इसका एक नॉर्मल वेक्टर, यानी कि आपको उस प्लेन का इक्वेशन लिखना होगा जो क्या है, वेक्टर पॉइंट ए से पास कर रहा होगा और इसके परपेंडिकुलर का जो वेक्टर होगा वो वेक्टर n होगा। क्या कर सकते हैं भाई, दैट मीन्स आपको ये एक, सपोज कीजिए ये बोर्ड वाला जो प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं और इसके नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ हो, ये इसका नॉर्मल वेक्टर होगा और ये सपोज कीजिए किसी पॉइंट ए से पास कर रहा होगा, तो इस प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये एक नॉर्मल वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल वेक्टर है। यहां पर कोई एक फिक्स पॉइंट है जिससे ये प्लेन पास कर रहा होगा, फिक्स पॉइंट है जिससे ये एक प्लेन पास कर रहा होगा। तो यहां पर r माइनस ए ले लेते हैं, मतलब एक प्लेन लेना होगा तो प्लेन के लिए एक पॉइंट लेंगे हमें भाई, पॉइंट तो लेना पड़ेगा, एक जनरल पॉइंट, तभी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। तो हमने एक पॉइंट r ले लिया,
अब आर से ए को ज्वाइन किया या ए को आर से ज्वाइन किया तो वेक्टर आर माइनस ए हमें मिला। अब ये आर माइनस ए जो वेक्टर होगा और इसके नॉर्मल यानी आर माइनस ए वेक्टर इस प्लेन में होगा और इसके नॉर्मल का वेक्टर दिया हुआ है भाई, तो ये आर माइनस ए और वेक्टर एन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है क्या भाई? तो हम यहां से कह सकते हैं लेट वेक्टर आर बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन पर हमने वेक्टर आर को एक पॉइंट लिया, देन वेक्टर आर माइनस ए लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन। देयरफॉर ये वेक्टर आर माइनस ए जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर एन के। जो दिया हुआ वेक्टर नॉर्मल वेक्टर एन था उसके परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर आर माइनस ए का डॉट जो हो जाएगा वेक्टर एन के साथ, दिस शुड बी 0। ये क्या होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से प्लेन का इक्वेशन आप लिख सकते हो। अब हमने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट वाला तो कुछ बात नहीं था, लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा यहां से। ठीक है, थोड़ा सा इस प्लेन को विजुअलाइज कीजिए। प्लेन को विजुअलाइज करेंगे तो देखिए थोड़ा सा अब यहां पे अटेंटिव हो जाइएगा। सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, मेरा पाम जो है एक प्लेन है, और इस प्लेन पर सपोज कीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट ए था, यहां पर कोई पॉइंट ए है, तो कोई कहीं पर ओरिजिन रहा होगा भाई, कहीं पर ओरिजिन रहा होगा। सपोज कीजिए कि यहां पर कोई ओरिजिन है, यहां पर ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया। सपोज कीजिए कि ये निब जो है, ये इसका जो टॉप जो है या जो भी कहें, जो एज है वो ओरिजिन है, तो आपने क्या किया? इस ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है भाई, ठीक है, ये किसी भी एंगल से इस प्लेन के साथ इंक्लाइन हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब इसका जो अब इस पॉइंट से क्या कीजिए? नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, नॉर्मल क्या कर लीजिए? ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो नॉर्मल होगा इस प्लेन में इस वाले नॉर्मल के कहीं पैरेलल हो जाएगा क्या? क्योंकि ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये कहीं पर भी हो सकता है परपेंडिकुलर, और अगर इस ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज कीजिए ऐसा था, ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आया है, दिख रहा है सभी को? ये परपेंडिकुलर, ये जो लाइन, ये जो है परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है, और ये जो है ओरिजिन से ए को ज्वाइन किया हुआ है, तो ए का पोजीशन वेक्टर है, यानी ए का वो पोजीशन वेक्टर है, और इस वेक्टर एन के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए इस वेक्टर एन का, ए का यानी कि जो पोजीशन वेक्टर ए था उसका एन के डायरेक्शन में हम कंपोनेंट ले लेंगे, तो ओरिजिन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा क्या? ये समझ में आया किसी को? अगर नहीं समझ में आया तो आप जहां पर हैं वहां पे रूम के कॉर्नर के एज को देखिए। ठीक है, किसी एक कॉर्नर को देखिए, उस कॉर्नर को ओरिजिन ट्रीट कर लीजिए, और उसके स्पेस में कहीं एक पॉइंट ले लीजिए जिसको आप क्या कर लीजिए, या अपने पाम को एक प्लेन की तरह ट्रीट करा के देखिए, और उस पर कोई अपने पाम पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, उस पॉइंट से उस ओरिजिन को मिलाइए तो ए का पोजीशन वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और इसी पाम से या उस ओरिजिन से आप अपने जो पाम लिया हुआ है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। वो परपेंडिकुलर लाइन आपके इस नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो उस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट ले लीजिए, तो आपको उस प्लेन से आपने जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था उसके बराबर वैल्यू मिल जाएगी क्या? ये बात समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है,
तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, यहां पे देखिए n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे r डॉट यूनिट वेक्टर n माइनस वेक्टर a डॉट n इक्वल्स टू 0। अब हम मॉड n से क्या कर दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड कर दे रहे हैं पूरे इक्वेशन को। तो हमें मिल जाएगा यहां से, देखिए क्या मिलेगा, वेक्टर r डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर माइनस यहां पर a वेक्टर था डॉट वेक्टर n डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया हमने। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि ये n वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ n हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n, और इसका साइड भी साथ में चेंज कर रहे हैं, वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर n। ठीक है, अब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी एक वेक्टर का हमें कंपोनेंट लेना होता है किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग, तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर का डॉट करा देते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर जिसके अलोंग लेते हैं उसके यूनिट वेक्टर से। तो यहां पर ये क्या है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along वेक्टर n, नॉर्मल वेक्टर n। अब देखिए हमने a को पॉइंट लिया था भाई, a को पॉइंट लिया था, और यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ a की बात कर रहे हैं। दैट मींस ऑब्वियसली अब हमने a को वेक्टर की तरह ट्रीट कर लिया, और अगर वेक्टर की तरह ट्रीट कर लिया तो दैट मींस आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस पॉइंट a फ्रॉम इट्स ओरिजिन। समझ में आया क्या, दैट मींस कहीं पर भी पॉइंट था उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा। और अब उस ओरिजिन से इस वेक्टर a का हमने, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ a का हमने कंपोनेंट ले लिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ n। और जैसे ही ये लेंगे तो a कहां पर था, a तो था भाई हमारे प्लेन में, और इसके नॉर्मल डायरेक्शन में हमने ले लिया ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दैट मींस नाउ इट विल डिनोट the distance of या perpendicular distance of this plane from origin। तो ये a डॉट n को हम क्या लिख सकते हैं, that means simply r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू d, और ये d जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन from the origin। इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा बात ये यहां से अब क्लियर हो गया कि r डॉट n, ठीक है, पहले लिख लेंगे इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेंगे तब। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, राइट, यस और नो? यहां तक क्लियर है तो यस और नो टाइप कर दीजिए भाई। क्लियर होगा तो ही क्लियर कीजिएगा, अदरवाइज मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये कैसे हुआ। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो ध्यान रहे, जब आपको क्या दिया रहे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ हो, तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू d। यहां से क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अच्छा रिपीट कर दीजिए, वेल डन। देखिए जहां पर आप हैं वहां पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, यहाँ पे इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप जहां पर हैं आप किसी एक कॉर्नर को चूज कर लीजिए, हमने क्या किया कि मेरे पास यहाँ पर जो कॉर्नर है उसको हमने चूज कर लिया, और यहां पर मेरा ये जो पाम है इस प्लेन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इस पाम के प्लेन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। इस पाम पर ही कोई भी पॉइंट P होगा, सॉरी कोई भी पॉइंट A होगा, और इस A को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दे रहे हैं।
तो कोई भी ओरिजिन से जाता हुआ एक लाइन होगा जो किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकता है भाई, किसी भी एंगल पे इंक्लाइन हो सकता है। अब क्या करेंगे हम अपने ओरिजिन से इस पाम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिन से हम अपने पाम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर ही तो नॉर्मल होता है भाई, यानी कि वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा हमारे इस गिवन वेक्टर एन से, ठीक है। अब वो परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर वेक्टर इस प्लेन से, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो दे रहा होगा, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर इसका लेंथ क्या होगा ये हमें जानना चाहते हैं, हम ये लेंथ जानना चाहते हैं कि भाई हमारे इस प्लेन से ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है उसका लेंथ क्या है ये जानना चाहते हैं। तो ये लेंथ निकालने के लिए आप ये समझ सकते हो कि इसका मतलब सपोज कीजिए यहां से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है देखिए, और ये जो ओरिजिन है यहां से हमने ये ए को ज्वाइन किया हुआ है, यानी ये जो है ए का पोजीशन वेक्टर हमने लिया हुआ है। तो अगर हम इस पोजीशन वेक्टर ए का कंपोनेंट ले लेंगे इस परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में, तो ये ओरिजिन से लेकर इस प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दे रहा होगा क्या? और ये जो कंपोनेंट है वो यही तो दे रहा है कि ए का डॉट करा दिया हमने, एन कैप लिया, एन कैप का मतलब एन के अलोंग हमने लिया है, एन के अलोंग, एन के डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया ए का, तो और ए ऑब्वियसली ओरिजिन से ज्वाइंट है यहां पर, तो ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन ही दे रहा होगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये होता है। अब थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म का डिस्कशन कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म से भी एक बात समझ में यहां पे आएगा कि क्या क्या हम ले सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए ऑब्वियसली यहां पे जो हमने लिया है भाई कि आर वेक्टर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। वेक्टर ए जो है पॉइंट था, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप लिख सकते हैं। और नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन को, नॉर्मल वेक्टर को इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है वो n1 आई कैप प्लस n2 जे कैप प्लस n3 के कैप ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर पुट कर देते हैं, तो यहां पर पुट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा वेक्टर ये एन डॉट यानी कि आर माइनस ए कैसे मिलेगा, एक्स माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, z माइनस z1 के कैप। और इसका डॉट करा दिया n से, n1 आई कैप प्लस n2 जे कैप प्लस n3 के कैप इक्वल्स टू 0 हो गया ये। तो यहां से हम कह सकते हैं n1 x माइनस x1 प्लस n2 y माइनस y1 प्लस n3 z माइनस z1, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन होना चाहिए, यानी कि कोई भी प्लेन का इक्वेशन लिखना हो जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रहा हो, x1 y1 z1 से पास कर रहा हो, और उसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज n1 n2 और n3 हो, तो हम क्या करेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 वाले कंपोनेंट में उसके डायरेक्शन रेशियोज से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे एंड विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। अब अगर यहां से हम ध्यान देंगे तो ये n1x प्लस n2x प्लस n3x इक्वल्स टू n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 मिलेगा हमें। और ये तो कोई रियल नंबर मिलेगा, कोई रियल नंबर मिलेगा भाई, ठीक है, कोई रियल नंबर। और यहां से देखिए
अच्छा हमने ये y हो जाएगा y और ये z z, ठीक है। अब यहां से देखिए यहाँ पे तो कोई वैल्यू k रहा होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि ये n1x प्लस n2y प्लस n3z इक्वल्स टू समथिंग रियल नंबर, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है भाई। अब देखिए यहां पे कभी भी आपके प्लेन के इक्वेशन में x y और z का जो कॉफिशिएंट होगा, ध्यान रहे यहां से, कभी भी आपको प्लेन दे दिया जाएगा तो आपको नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज कैसे आप निकालोगे, तो कभी भी आपको प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसके जो कॉफिशिएंट्स हैं यहां n1 n2 n3 वो हमेशा नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। ध्यान रहे कि कभी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन दिए हुए हो आपको तो x1 y1 z1 का कॉफिशिएंट जो होगा दैट विल ऑलवेज गिव यू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है भाई ये, क्योंकि यहाँ पे n1 n2 और n3 क्या है, n1 n2 n3 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके इस नॉर्मल वेक्टर n के, ठीक है। तो इन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन the coefficient of x, y, z will give you the corresponding direction ratios of the normal vector of the given vector। ठीक है भाई, क्लियर है ये स्टेटमेंट, राइट, यस और नो? कल इससे क्वेश्चन करेंगे तो काफी क्लियर होगा, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन मिलेंगे, तो 4 से 5 यहां से क्वेश्चन करने के बाद अब हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक और फॉर्म बचा हुआ है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। आज अटेंडेंस भी बहुत कम है, तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। टाइम भी हो गया, चलिए बाय बाय एवरीवन।